अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ फैज़ान फिरोज़ एंड यू आर वाचिंग वीकली अपडेट्स विद इरफान हैदर। हमारे साथ मौजूद है इरफान भाई और PSX का इनका बहुत ज़्यादा तजुर्बा है। आप सब इनको चैनल पे फॉलो भी कर रहे होंगे। तो इरफान भाई, वीकली अपडेट्स की हम बात कर रहे हैं। PSX हमारा मेन टारगेट है और भी हम चीज़ों को कवर अप करने की कोशिश करेंगे। तो इस वीक मार्केट को आपने कैसा पाया? बाजार में इस वीक वही ईरान यूएस कॉन्फ्लिक्ट जो था वो असरअंदाज था मार्केट के ऊपर। अच्छा, बाजार को कोई ना कोई फंडामेंटल चाहिए होता है, कोई ना कोई रीज़न चाहिए होता है, तो वो रीज़न मार्केट को मिला हुआ है करेक्शन का। लेकिन जब ये सीज़फायर हुआ था तो उसके बाद पूरी दुनिया के मार्केट्स के अंदर ना एक एबनॉर्मल और एक एक्साइटमेंट वाली मूव थी, उसको कूल डाउन होना था, जो कि पहले से प्रिडिक्ट किया भी जा रहा था कि ऐसा होगा। अच्छा, अभी तक क्योंकि जब तक ये उसूल है टेक्निकल्स का और मार्केट का उसूल है, जब तक मार्केट्स अपने लेवल्स के दरमियान ट्रेड हो रही हैं तो आपको उन लेवल्स को ही फॉलो करना चाहिए, क्योंकि ये जो इवेंट्स होते हैं, ये वॉर लाइक सिचुएशन, इसको आप प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। एग्जैक्टली। तो बेहतरीन इंडिकेटर मार्केट्स खुद होती हैं। तो अभी तक तो मार्केट में इस हफ्ते हमने तकरीबन 4100 पॉइंट का डिक्लाइन देखा है, और ये डिक्लाइन अभी तक, जब तक मार्केट 1,68,000 के ऊपर है तब तक बाजार के लिए ये हेल्दी है। यानी 1,68,000 हमारा पिवट है। ये पिवट पॉइंट समझ लें कि 1,68,500 मैंने बोला हुआ है, लेकिन ठीक है 500 पॉइंट का और आप एक गैप रखें। 1,68,000 तक भी बाजार 1,68,500 के दरमियान जब तक है, और अगर मार्केट इसके ऊपर रुकती है तो हमें ख़बरों पे नज़र रखनी चाहिए और उम्मीद रखनी चाहिए कि चीज़ें बेहतरी की तरफ जाएंगी। लेकिन फिर वही बात आती है, देखें, वॉर को प्रिडिक्ट नहीं कर सकते। आप अपनी रिस्क मैनेजमेंट करते हुए चलें। आप हमेशा एक बात याद रखें कि एक्साइटमेंट के दौर में की हुई इंट्रीज, बगैर सोचे समझे की हुई इंट्रीज, ऐसे ही वक्तों में फिर फील होता है कि डिसीजंस आपके कितने स्ट्रांग थे। तो अभी तक बाजार जो है वो प्योर करेक्टिव फेज में है, और इसी की दूसरी रिफ्लेक्शन अगर दूसरे साइड पे हम देखें तो ऑयल में भी, कि आप इंटरनेशनल ऑयल प्राइस भी, जितना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट ये नज़र आ रहा है एक हफ्ते में, जितनी आपस में ये लोग लड़ाई कर रहे हैं, उतना बड़ा इम्पैक्ट ऑयल प्राइस पे एटलीस्ट मेरे हिसाब से नहीं है। इवन के आपने ये देखा कि अभी ऑयल 79 यानी बिलो $80 रुक गया था 3-4 दिन, यानी वहाँ की मार्केट्स भी इस बात को देख रही थी कि अभी ये और कितना इस मामले ने आगे फैलना है। तो ये एक अपॉर्चुनिटी है फिलहाल, और देखेंगे कि जंग किस सूरत में बैठेगी, उसी हिसाब से आगे बढ़ेंगे। यानी अगर हम बात करें जो फरवरी या मार्च का जो माहौल था, इस बार जंग में कुछ ना कुछ डिफरेंस है या कुछ ना कुछ चेंज है जो कि पहले नहीं था। देखें, वैसे तो देखें, ये अपने एक दूसरे के इंफ्रास्ट्रक्चर को हिट कर रहे हैं, पोर्ट्स को हिट कर रहे हैं, ये एक ख़तरनाक बात तो है। लेकिन उसके साथ साथ ही एक बात ये विटनेस हो रही है कि इन लड़ने के बावजूद भी इन्होंने अपनी एयर स्पेस बंद नहीं की, और उस एयर रूट पे जो है वो VIP वीआईपी ट्रेवल कर रहे मूवमेंट्स होती रहीं। कतर के जो प्राइम मिनिस्टर का इंतकाल हुआ था, उनके सिलसिले में लोगों का आना जाना रहा है। फिर पाकिस्तान के ऑफिशियल्स, आर्मी चीफ साहब इन्हीं दिनों में उड़ के तुर्की उन्होंने जो है लैंड किया, फिर वहाँ से वो वापस आए। प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान जो है कतर गए कॉन्डोलेंस के लिए। तो ये जो VIP मूवमेंट है, ये भी एक एबनॉर्मल बात है कि जंग हो रही है जिस रीजन में, जिस एयर स्पेस में, जहाँ मिसाइल भी है तो वहाँ तो जहाज भी उड़ रहा है। तो कुछ चीज़ें, यही वो बात है कि जो इंटरनेशनल मार्केट्स भी बहुत बड़ा पैनिक आप नोट करें नहीं है। लास्ट टाइम जब जंग स्टार्ट जब हुई थी, अगले दिन ये से फेब मार्केट में, ने रिएक्ट कर बाजार दिया। एक दिन में 16,000 पॉइंट गया था, और उसके बाद मार्केट पानी की तरफ बह रही थी, और ये पूरी दुनिया की मार्केट्स ऐसे में ही है। था। अच्छा, इवन के एक हफ्ते में इंटरनेशनल ऑयल प्राइस जो थी वो 15, 18, 20 डॉलर बढ़ी थी, जी वो जो पहला जी जी। कॉन्फ्लिक्ट था। लेकिन अभी थोड़ा सा मार्केट शायद डाउट्स में है और क्लियरिटी में है, चाहती हैं कि या तो ये जंग का मामला अगर ठीक है फ्लेम अप होना है तो रोक नहीं सकते इसको, तो मार्केट फिर रिएक्ट करेगी। ये जो आने वाला हफ्ता है ना, ये इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए भी और PSX के लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने जा रहा है। तो इसमें देखेंगे इंशाल्लाह। अभी जंग जो है वो, उसके मामलात कुछ क्लियर नहीं है। तो सर ये पॉजिटिव वे में हम थोड़ा सा देख सकते हैं इस चीज़ हाँ, को। देखें, एक बात बताऊं, मैंने जैसे भी शुरू में कहा ना कि आप वॉर को तो नहीं प्रेडिक्ट कर सकते। अच्छा, वॉर होती हुई वॉर में आप क्या कर सकते हैं सिवाय इसके, क्योंकि हमारी डायरेक्टली जंग नहीं है, हम पे तो फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, जिसका हमारी मार्केट और पूरी दुनिया के ऊपर फाइनेंशियल इम्पैक्ट है, उसका उनकी मार्केट्स। हमें ये देखना चाहिए कि हमने इन्वेस्टमेंट जो की हुई है वो, अगर हमने देखें शॉर्ट टर्म के लिए की थी तो बेच दें, क्योंकि शॉर्ट टर्म हो गया, अब बाजार खराब हो रहा है तो आपका अब आप स्टॉप लॉस बेचें, लग गया। आपके स्टॉप लॉस लग रहे हैं। मार्केट का स्टॉप लॉस 1,68,500 बता दिया, इसके नीचे बाजार चला जाए तो ठीक है, एग्जिट कर लीजिएगा। अच्छा, फिर एट द सेम टाइम इन्वेस्टर बेस भी है स्टॉक मार्केट में, और हमारी मार्केट में, इसमें कोई डाउट नहीं है कि लिवरेज में भी लोग काम करने वाले हैं, लेकिन
20% 15% लोग लेवरेज वाले होते हैं, अदरवाइज मेजॉरिटी जो पब्लिक है वो कैश वाली है। मैं उन लोगों को यही मशवरा दूंगा कि देखिए, हर दौर में कोई बुरी खबर आएगी तो ख्याल आएगा कि हमने क्या डिसीजन लिए थे, तो कब सीखेंगे। अच्छे दौर में भी हमेशा बुरे दौर की तैयारी रखनी चाहिए। आपको लेने से पहले पता होना चाहिए कि कोई भी शेयर जब वो अनफेवर जाएगा किसी रीजन से, तो फिर आपने क्या करना है। आपको अगर उस कंपनी का पता है जिसमें इन्वेस्टमेंट की है, उसकी परफॉर्मेंस का पता है, और ये जो वॉर है उस वॉर का उस सेक्टर के ऊपर, उस कंपनी के ऊपर क्या इंपैक्ट है, ये मैं थोड़ा सा समझाऊं कि ये मैं क्या बात कर रहा हूं। बेसिकली जैसे इन्फ्लेशन बढ़ेगी तो इंटरेस्ट रेट हमारे यहाँ बढ़ने वाला मामला आता है। इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो हर वो कंपनी जिसकी बोरोइंग ज्यादा है बैंक से, तो आप पहले से ही अपने आप को इस बात के लिए तैयार करें ना कि उनकी अर्निंग्स गिरेंगी। जाहिर सी बात है कि उनका फिर ओवरऑल जब इकोनॉमी पे नेगेटिव इंपैक्ट आएगा तो उनकी सेल्स भी तो गिरेंगी। ठीक है ना, जब सेल्स गिर रही हैं और उनको मार्कअप बढ़ना शुरू हो गया, तो दो तरफ से उनको एक्सपेंस भी बढ़ रहा है और सेल्स भी, पैसे नहीं मिल रहा है, उतना कमा नहीं रहे। तो इस तरह की कंपनीज में इन्वेस्टमेंट करने से पहले ये चीजें सोचनी चाहिए कि आप जिस दौर में जी रहे हैं, जो हालात पूरी दुनिया में, वैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हो रही। यही वजह है कि इलेक्ट्रॉनिक मार्केट्स की तरफ ज्यादा पैसा आ रहा है। तो अगर आपकी इन्वेस्टमेंट जिस कंपनी में भी है, जो पोर्टफोलियो भी आपने बनाया है, वो पता होना चाहिए कि वो अच्छे बुरे दौर में उसका क्या इंपैक्ट है। वरना ये वॉर देखें एक ऐसी चीज है जिसको आप प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि कितना लॉन्ग चलेगी। और दूसरा ये कि इसके खत्म होते ही फिर आप चीजों को बहुत रैपिडली ठीक होता हुआ भी देखते हैं। ये अभी हमने देखा भी था, आपने देखा था। बिल्कुल सर इसी के साथ साथ हमने देखा कि शायद स्टॉक लेवल के ऊपर तो थोड़ा बहुत हमें अच्छा इम्पैक्ट नज़र आ गया, जैसे कि सीज फायर वगैरह की हमने अनाउंसमेंट देखी। पर हमारे बहुत सारे व्यूवर्स ऐसे हैं जो कि सिल्वर और गोल्ड को लेकर बहुत ज़्यादा परेशान है, क्योंकि अगर वो जो करेक्शन थी भी, लेकिन वो अभी तक उस तरीके से रिवर्ट नहीं हो पाई है, और अभी भी हम देख रहे हैं कि डाउन स्लाइड चल रही है, जो ट्रेंड है वो नेगेटिव ही बरकरार है। तो इस वक्त हम गोल्ड एंड सिल्वर को किस तरीके से देख रहे हैं? देखिए, गोल्ड और सिल्वर का मैं पहले भी आपके साथ भी जिक्र हो चुका, और मैंने रील्स भी बनाई थी कि रीज़न है मिडिल ईस्ट का हिट होना। मिडिल ईस्ट समझ लेंगे दुनिया की इकोनॉमी का एक बहुत बड़ा पोर्शन है। अच्छा, मिडिल ईस्ट गोल्ड और सिल्वर का एक बहुत बड़ा बायर रहा है। हर दौर में वहाँ की डिमांड हैसियत रखती है। जब वहाँ वाले परेशान हैं और वहाँ डिमांड कर्टेल होगी तो डेफिनेटली ये होना था। अच्छा, लेकिन एक चीज़ मैं आपको बताऊँ, जैसे अभी आपने बात की ना कि स्टॉक मार्केट्स भी गई थी नीचे, ये बड़ा रैपिड पलट के आई पूरी दुनिया की मार्केट्स। हमारी मार्केट भी अभी 188 तक आ गई थी, यानी ऑल टाइम हाई से 4000 पॉइंट का तो सिर्फ फर्क था हमारा, राइट। और यही दोबारा इंशाल्लाह हम देख भी लेंगे कि जैसे ही जंग डिफ्यूज होगा मामला, आपकी स्टॉक मार्केट्स पलटेंगी। गोल्ड और सिल्वर इसलिए नहीं पलटेंगे क्योंकि जिस रीजन को हिट पड़ रहा है ना, जंग खत्म होने के बाद भी उसको दोबारा से रिवाइव होने में ना 6 महीने, साल, 2 साल लग जाएंगे। वहाँ की जो क्रेडिबिलिटी जो गई है वो हिट हुई है। अच्छा, वहाँ पर अब सेफ हेवन वाला मामला नहीं रहा। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो गोल्ड और सिल्वर है ना, बेशक ये कुछ दिनों के बाद इनकी प्राइस ऐसी आ जाएगी कि जहाँ पर आप उनमें इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको देख सकते हैं, लेकिन फिर ये उम्मीद ना रखें कि वो इसी तरह रैपिड बढ़ेंगे। आपको याद होगा 2008 का जो रिसेशन था, बिल्कुल, गोल्ड ने अपना ऑल टाइम हाई बनाया $1990। अच्छा, उसी ज़माने में काफ़ी गोल्ड की उछल कूद थी और मैं भी बहुत इन्वॉल्व था। आपको पता मेरा काम है, मैं ट्रेडिंग में। मुझे ये याद है कि उसके बाद वो तो एक हाइप बनी, रिसेशन जब फील हुआ और ये जो क्राइसिस आए, लेकिन उसके बाद इवेंचुअली इम्पैक्ट ये आया 2-3 महीने के बाद गोल्ड ऐसा मेल्ट डाउन होना शुरू हुआ कि वहाँ से 50% का डिक्लाइन आया और वो $1000 पे आ गया, $2000 से $1000 पे। और फिर 4 साल 3 साल गोल्ड वहाँ उसी लेवल पे ट्रेड करता है। इसी तरह सिल्वर था, सिल्वर $49 उस रिसेशन में ट्रेड हो रहा था। 2011 की बात है। तो पाकिस्तान में जब उसामा बिन लादेन वाला इवेंट हुआ और उसको मारा, तो अगले दिन से सिल्वर रिवर्स हुआ। उसके बाद सिल्वर 11 साल के बाद $49 पे आया है। तो बताने का मकसद ये है कि मैं जो लोगों से कह रहा हूं कि स्टॉक मार्केट्स की तरफ रहो, उसका रीजन क्या है कि ये मामला डिफ्यूज होगा तो स्टॉक मार्केट्स रैपिड मूव कर जाएंगी। लेकिन ये जो कमोडिटीज हैं, ये पॉसिबल है कि 2-3 साल की फील्डिंग करा दें। देखिए, आपका कैपिटल भी अगर किसी एक जगह स्टक है, अपॉर्चुनिटी लॉस, वो अपॉर्चुनिटी लॉस तो आप कर रहे हैं ना, क्योंकि दूसरी जगह अपॉर्चुनिटी है। अच्छा, यही बात, इसी बात को दूसरे एंगल से देखें। ये मैं स्टॉक मार्केट के इन्वेस्टर्स को बता रहा हूं। आप डर लें, जंग हो रही है, आप डर लीजिए, आप अपने ब्रोकर से लड़ लीजिए और दोस्तों से मूड खराब कर लीजिए, नाराज हो जाइए। उससे होगा क्या? होगा ये
कि ये वक्त आपने बिलाखिर बर्दाश्त करना है, आप यहाँ से भाग के चांद पे नहीं जा सकते। अच्छा, जब एक चीज़ ये कम से कम ये आपके लिए बहुत बड़ी बात है कि आपको स्टॉक मार्केट्स इस बात को रिफ्लेक्ट कर रही हैं कि जब ये मामला ज़रा सा डिफ्यूज़ होता है तो वहाँ इन्वेस्टमेंट आनी शुरू हो जाती है। तो क्या इस वक्त स्टॉक मार्केट से निकल के कोई दूसरा ऑप्शन है कि जहाँ जाया जाए? नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है, कहीं कोई ऐसी इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी नहीं है। पहले थी, एक गोल्ड था, पहले सिल्वर भी था, आज वो भी अपॉर्चुनिटी आपके पास से जा चुकी। और एक मिडिल क्लास आदमी के लिए आई थिंक एक बेहतरीन। अच्छा, मैं आपको बताऊं ना, सिंपल सी चीज है, अगर आपको इन क्राइसिस की वजह से स्टॉक मार्केट्स में कोई डिक्लाइन दिख रहा है तो अगर दो चॉइसेस हैं आपके पास, या तो आप डर लें या फिर उसको अपॉर्चुनिटी की नजर से देखें। अगर आप उसको अपॉर्चुनिटी की नजर से देखेंगे, अगर आप उस कंपनी को, जिस कंपनी की आज की प्राइस अगर जस्टिफाइड है उसके फंडामेंटल्स पे, और उसके फंडामेंटल्स पे कोई ऐसा इंपैक्ट नहीं आ रहा इन्फ्लेशन का, इंटरेस्ट रेट का और ये फाइनेंशियल क्राइसिस वगैरह का, तो आपको डेफिनेटली उसमें इन्वेस्टमेंट और करनी चाहिए। ये अच्छा टाइम है कि ऐसे वक्तों के डिक्लाइन में आप मार्केट में और पैसा इंजेक्ट करें। और अगर पैसा और इंजेक्ट करने के लिए नहीं है, पहले से हुआ है, अनफेवर है, मुझे नहीं लगता कि कोई डरने वाली बात है, बर्दाश्त करना पड़ेगा, ये स्टॉक मार्केट का पार्ट है। अच्छा, ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो अनहोनी हो। अभी 188,000 था ये पिछले हफ्ते, और उस वक्त बैठ के मैं यहाँ वीडियो बना रहा था कि ये लेवल सस्टेनेबल नहीं है, बाजार आएगा नीचे। तो बाजार में हो तो वो रहा है जो कि एक्सपेक्ट किया गया है, तो वाई नॉट कि इसको हम अपॉर्चुनिटी बना लें, और इंशाल्लाह आप देखिएगा कि चीज़ें डिफ्यूज होंगी। अच्छा सर, एक और भी अच्छा सा इवेंट अगर इस हफ्ते हुआ है तो फॉरेन इन्वेस्टमेंट का हुआ है कि हमारे कुछ डेटा ऐसे आए हैं जो बता रहे हैं कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी इस महीने हुई है हमारे पास। ये बड़ी इंपॉर्टेंट, आपने अच्छी बात याद दिलाई कि बड़े दिनों के बाद हमने FIPI में फॉरेन कॉर्पोरेट्स को पॉजिटिव देखा। ये बहुत टाइम के बाद हमारी मार्केट में रिफ्लेक्ट होना शुरू हुआ, और वो भी ऐसे वक्तों में कि अभी वीडियो से पहले मैं और आप बात कर रहे थे कि जिस वक्त में मैं और आप डर रहे हैं, एक पाकिस्तानी जो है वो अपनी मार्केट से डर रहा है, और फॉरेनर जो है वो आपकी मार्केट में पैसा डाल रहा है। अच्छा, ये कोई नई बात नहीं, ये पहले भी एक दो बार हम देख चुके हैं कि जिस दौर में हम लोग बुरा भला कह रहे होते हैं अपनी चीज़ों को, उस दौर में बाहर वाला हम पे बैठ कर रहा होता है। यानी वैल्यूएशन ही उनको ऐसी नजर आ रही होगी कि कोई सिंपल सी चीज़ है। देखें, आपकी मार्केट, एक चीज़ और, एक अक्सर लोग इस बात पे कहते हैं यार हमारी मार्केट को ज़्यादा जो है वो रिएक्शन दिखाने का शौक है, ज़रा सी चीज़ पे ज़्यादा रिएक्ट करती है एज़ कम्पेयर टू इंटरनेशनल मार्केट्स। उसका रीज़न पता है क्या है? उसका रीज़न ये है कि हमारी मार्केट्स पिछले 10-12 सालों से ना, जो पूरे समझ लें कि दिन का जो टर्नओवर है बाजार का, उसका 60-65% जो रिटेलर्स हैं, इंडिविजुअल्स हैं। मार्केट में इंडिविजुअल्स की प्रेजेंस ज़्यादा है एज कम्पेयर टू कॉर्पोरेट्स। अब क्या होता है कि ऐसे वक्तों में इंडिविजुअल, फिर आपको पता है कि वो दोनों तरफ ऐसे ही रिएक्ट करता है, भाग जाता है। हाँ, वो ऊपर खुद माल लेने को राजी है और नीचे वो डरने को राजी है। कॉर्पोरेट्स के जो डिसीजंस होते हैं वो कैलकुलेटेड और वो क्वार्टर ऑन क्वार्टर, ईयर ऑन ईयर, वो इस तरह देखते हैं। हमारे यहाँ मसला ये है कि जो पिछले 2 महीने 2.5 महीने में स्पेशली जो इन्वेस्टर बेस आया बिल्कुल इमेच्योर, तो वो तो ये समझ के आए थे कि भाई यहाँ तो 2 लाख रुपए डालोगे 2 करोड़ हो जाएंगे 2-4 हफ्ते में और हमने अमीर होना। ये वाला माइंडसेट है जो इस वक्त डर रहा है। अदरवाइज ये जो बाजार का नीचे जाना है, जितना भी टाइम लगता है, आप अगर इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो फिर इन्वेस्टमेंट के माइंडसेट से करें, बाजार मेरे हिसाब से आपको अच्छे रिटर्न दे जाएगा। सर, अगर कोई भी एक न्यू इन्वेस्टर है या मैं नया पैसा इंजेक्ट कर रहा हूं तो कौन से सेक्टर्स की तरफ मेरा तवज्जो होनी इस वक्त? तो देखिए, रिजल्ट सीजन है, आप हर उस सेक्टर की तरफ जा सकते हैं, हर उस कंपनी की तरफ जा सकते हैं जिनके कोई ना कोई पे आउट्स आने जा रहे हैं। ये पे आउट्स का टाइम है, इसमें आपको, अच्छा, फिर वॉर की वजह से मार्केट्स में वैल्यूएशंस आपको अच्छी मिल रही हैं। बाजार के जो PE मल्टीपल्स इस वक्त हैं वो ऐसे हैं कि जिनको मार्केट ऑन एंड ऑफ आगे पीछे करके सस्टेन कर लेगी। बाजार में बहुत ज़्यादा बड़ा डिक्लाइन अभी हम इसलिए नहीं एक्सपेक्ट कर रहे हैं क्योंकि अभी कोई ऐसी फंडामेंटल है नहीं। ला ना करे इस वॉर ने कोई नया अगर फेस अपना दिखाना शुरू किया, हम उस पर अपडेट करेंगे लोगों बिल्कुल। अभी फिलहाल मेरे हिसाब से आपका ऑयल एंड गैस सेक्टर भी, बैंक्स भी, और इसी तरह और भी, अब मैं सेक्टर वाइज क्या क्या डिटेल बताऊं, फर्टिलाइजर सेक्टर में जाना चाहिए, स्पेशली बैंक्स में जाना चाहिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर में जाना चाहिए। आपको इधर कैपिटल गेन के साथ इंशाल्लाह आपको कुछ पे आउट्स भी अच्छे मिल जाएंगे। बिल्कुल सही। सर, अगर इस वीडियो को रैप अप करने से पहले दोबारा से अगर हम लेवल्स को रिवाइज कर लें तो PSX का हमारा जो पिवट है वो 1,68,000 है। बिल्कुल। ऑयल का अगर हम पिवट की बात करें तो ऑयल का देखिए, मैंने एक लेवल दिया हुआ था 81 का, वो मैंने एक ट्रेड दी थी, ट्रेड्स
आती रहती हैं वो। हाँ, वो कल क्रॉस होके उसने 4 दिन तक ऑनर किया, उसके बाद उसने ब्रेक कर दिया। नेक्स्ट लेवल ऑयल का बनता है $86। अगर ऑयल $86 के नीचे नीचे भी रहे तो ठीक, और अगर वहाँ से क्रॉस करेगा तो फिर हम $91 तक की मूव रख सकते हैं। मेरी अपनी जो एक जजमेंट है, प्रिडिक्ट इस तरह करना नहीं चाहिए, लेकिन अपने एक्सपीरियंस से कह रहा हूँ, मुझे लग रहा है कि 86 टू $90 बिटवीन ऑयल को रोकना चाहिए। लेकिन फिर वो डिपेंड करता है जंग के ऊपर, कि जंग किस तरह से चल रही है। इसी तरीके से सर गोल्ड एंड सिल्वर के अगर हम कुछ लेवल देना चाहें तो गोल्ड में मुझे ऐसा लग रहा है कि 3770 $3,770 तक की सपोर्ट मान के चलें, सपोर्ट एक है ऐसी। जबकि गोल्ड में भी एक शॉर्ट टर्म ट्रेड तो मैंने पॉजिटिव दी हुई है, अभी उसका स्टॉप हिट नहीं हुआ है, लेकिन सिल्वर का और ऑयल का तो स्टॉप शॉर्ट टर्म वाला हिट हो चुका, तो मुझे लग रहा है गोल्ड का भी हिट ही हो जाएगा फिलहाल। लेकिन एक उसका जो एक अच्छा लेवल बनेगा वो 3770 के अराउंड, और जो सिल्वर का एक अच्छा लेवल बन सकता है जहाँ से हम उम्मीद रखें तो वह है तकरीबन 52 से $47 के आसपास कोई लेवल सिल्वर में भी आ सकता है। लेकिन अब ऑयल और को देखते हुए आप गोल्ड और सिल्वर को प्रिडिक्ट ये करें कि किसी भी वक्त इनमें एक शॉर्ट टर्म ब्रीदर एक्सपेक्ट करना चाहिए, यानी जो ट्रेडिंग करने वाले लोग हैं उनको गोल्ड और सिल्वर इस वक्त यहाँ शॉर्ट नहीं करना चाहिए। ठीक है, उनमें अभी लॉस बनेंगे, तो अभी कुछ दिन उससे दूर रहें। ठीक है सर, इसी के साथ हम अपनी वीडियो को रैप अप करते हैं। आपके अगर कोई सवाल हैं, कोई कमेंट्स हैं, आप हमें कमेंट सेक्शन में भी पूछ सकते हैं। जिनको अकाउंट खुलवाना है तो अकाउंट की डिटेल्स वगैरह भी यहाँ पर कैप्शन के अंदर दी गई है, आप उनसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू।